हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका कॉर्पोरेट अकाउंट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर मर्जर। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर मर्जर। इसमें मर्जर में 3 शब्दों का प्रयोग होता है। पहला है अमेलगमेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन और तीसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक और आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अमेलगमेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं एकीकरण। एकीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? दो फर्मों को आपस में मिला देना और एक नए फर्म की व्यवस्था, एक नए फर्म का निर्माण कर देना। फिर समझिए, एकीकरण के अंतर्गत एकल अमेलगमेशन के अंतर्गत दो फर्मों को आपस में मिला करके एक नए फर्म की स्थापना करना। जैसे किसी इंडस्ट्री के पास मान लीजिए 2 फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए अपना अलग व्यवसाय करती है, फर्म बी अपना अलग व्यवसाय करती है। दोनों दो अलग अलग व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, लेकिन दोनों किसी वजह से मार्केट वाले लॉस में जा रहे हैं। दोनों को अलग अलग कस्टमर खोजने पड़ते हैं, अलग अलग हिसाब किताब करना पड़ता है। तो दोनों कंपनियां क्या करती हैं? आपस में एक दूसरे से शेकहैंड कर लेती हैं, हाथ मिला लेती हैं और एक नई कंपनी ए और बी कंपनी का निर्माण करती है। तो ऐसी स्थिति में एक कंपनी समाप्त हो जाती है, कंपनी बी का भी डिसॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, और एक नया कंपनी हमारे सामने ए बी कंपनी के सामने आता है। तो इस स्थिति में हमें जो अकाउंटिंग प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं, वह अकाउंटिंग प्रोसेस जो अपनाएंगे हम, तो सबसे पहले हम एक कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। एक कंपनी का हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और फिर बी कंपनी का भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। वसूली खाता बनाते हैं, जिसके अंतर्गत ए के सारे संपत्तियों को बेचा जाता है, बी की संपत्ति को बेचा जाएगा, बुक वैल्यू को बेचा जाएगा या कितने में सेल की गई है वह दिया जाएगा। और संपत्ति बेचने के साथ साथ हर कंपनी के पास लायबिलिटीज होती है, उस लायबिलिटी का भी वह पेमेंट करता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम वसूली खाता बनाएंगे, वर्तमान फर्म समाप्त होगी, एक नए फर्म दोनों मिलकर बनेंगे, तो उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के अंतर्गत हम सारे संपत्ति को सेल करते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं और फिर ए और बी के अंतर्गत हम एक नए फर्म की व्यवस्था करते हैं। तो एकीकरण से तात्पर्य संक्षेप में अगर सुनेंगे तो दो फर्मों को आपस में मिलाकर एक नए फर्म की स्थापना करना, यह एकीकरण प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा एब्जॉर्प्शन आता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? समाहित कर लेना।
फर्म ए भी है और फर्म बी है। फर्म बी का व्यवसाय कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जैसे अगर फर्म ए का शेयर मान लीजिए 10 रुपए का है तो इनका शेयर मान 9 रुपए का है। फर्म ए का लाभ प्रॉफिट मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो इनका 80,000 है। यानी कि कंडीशन देखा जाए तो फर्म बी का आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन फर्म ए के अपेक्षा वीक है। तो क्या क्या फर्म ने, चल भाई तू मेरे साथ आके मिल जा, यानी फर्म बी फर्म ए के अंतर्गत आ गई, यानी ए ने बी को एब्सॉर्ब कर लिया, ए ने बी को अपने अंदर मिला लिया। तो उस कंडीशन में फर्म बी के सारे एसेट्स और लायबिलिटी फर्म ए के पास हो जाएंगे, यानी डिसोल्यूशन इनका होगा, यह अपनी जगह बने रहेंगे। क्लियर है? यानी एब्सॉर्प्शन में सिर्फ एक फर्म का समापन होता है, वर्तमान फर्म रहती है। तीसरा जो शब्द आता है हमारे पास वो आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन यानी मार्केट में कंपनी अपनी पहचान खो रही है किसी भी वजह से, बिजनेस में लॉस होना हो सकता है या दूसरी कंपनियों के आ जाने से दूसरे संगठन थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटी को बढ़ा कर देते हैं और कंपनी तो बात नहीं है, जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, ये लिमिटेड कंपनी है मार्केट में, लेकिन जब हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम अपने कंपनी का नाम बदलकर एक नए स्वरूप में, एक नए आउटलुक में हम पब्लिक के सामने या मार्केट में आएंगे। जैसे हमने अपना नाम रख दिया अब डबल ए लिमिटेड कंपनी, लगता कंपनी नहीं है लेकिन कंपनी रियल में पुरानी ही है, उसका आउटलुक बदल गया है, वह एक नए फर्म के रूप में, एक नए नाम के रूप में आकर के मार्केट में स्थापित हो रही है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर यहाँ पर इसका सेम होगा जैसे एब्जॉर्प्शन का है। यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि हम ए और बी कंपनी को मिलाकर, दो फर्म को मिलाकर हमें नई कंपनी या नए फर्म की स्थापना किए हैं। तो यहाँ पर हम दोनों कंपनी का सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर दोनों कंपनी को अमेलगमेट करके एक नया कंपनी बनाएंगे और सारे संपत्ति और दायित्वों को जोड़ेंगे और यहाँ पर सिर्फ एक ही अमेलगमेट होगा और यहाँ एज इट इज होगा। अब एक और समस्या सामने आती है, जब दो कंपनी आपस में मिल जाएंगे, अमेलगमेट हो जाएंगी, तो जो दूसरी हमारे पास आएगी वो परचेज कंसीडरेशन या सेल्स कंसीडरेशन, सेल्स कंसीडरेशन या परचेज कंसीडरेशन कैसे हम निकालेंगे। कंसीडरेशन जैसा जानते हैं प्रतिफल, हम कोई व्यवसाय लेते खरीदते हैं तो उसके बदले में उसको क्या रिटर्न देते हैं, तो जो रिटर्न देंगे वही हमारा प्रतिफल कहलाता है। तो कंसीडरेशन निकालने के हमारे पास दो मेथड है। पहला टोटल पेमेंट मेथड, दूसरा नेट एसेट्स मेथड और तीसरा, तीन मेथड है, शेयर प्रपोर्शन मेथड। टोटल पेमेंट मेथड जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हमको ये ध्यान देना है कि जो भी ट्रांसफर कंपनी है, जो कंपनी दूसरे कंपनी अंदर दे रही है, उसका टोटल पेमेंट कितना करना है। वस्तु की कीमत चाहे कुछ भी हो, जैसे सपोज करो कि एक बाइक आपने 80 लाख का है, हम दूसरा बेच रहे हैं और बेचने के लिए मान लो डेली हमारी हो रही है 40,000 की, तो हमें टोटल सिर्फ 40,000 रुपए की बात करनी है प्राइस
टोटल क्रेडिट कितना भुगतान करना है, डिबेंचर होल्डर कितना देना है, ये सारी चीजें हम टोटल पेमेंट के अंतर्गत निकालेंगे। दूसरा है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स जैसा जानते हैं कि टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास कुल संपत्ति कितने की है और कितना उसका लायबिलिटीज है। हम सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज ध्यान देंगे एग्रीड वैल्यू को, क्योंकि शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस या कहीं ना कहीं से शेयर होल्डर्स फंड होता है कि हम उसको प्राइस कितना दे देते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से निकालेंगे एग्रीड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम नेट एसेट्स मेथड से, ये आप समझिए। यहां पर हमने दो कंपनियों के फिगर लिए हैं, कंपनी ए का और कंपनी बी। ये दोनों कंपनियां एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं। यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे ए लिमिटेड है, इसके पास शेयर कैपिटल 2 लाख का है, बी का 1,60,000 का है। रिजर्व सरप्लस में रिजर्व फंड इनका 12,000 का है, 6,000 का है। प्रॉफिट लॉस है इनका 8,000 का, 14,000 है। ट्रेड पेबल यहां पर ध्यान दीजिएगा भैया, एक करेंट लायबिलिटी है, इनका 30,000 का 66,000 66,000 है। इसी तरह से यहां पर कंपनी ए के पास जो संपत्तियां हैं, बिल्डिंग है 1,40,000 की, 1,10,000 की, बी का है। मशीनरी का 50,000 का, इनका 56,000 56,000 है। ट्रेड रिसीवेबल का 1,60,000 का, इनका 30,000 का, 30,000 का है। इन्वेस्टमेंट 26-24,000 का है। तो अब आप देखिए कि टोटल एसेट्स ऑफ ए कंपनी, टोटल एसेट्स ऑफ ए कंपनी जिसकी वैल्यू है 2,50,000 और इसका जब निकालेंगे हम परचेज कॉन्सिडरेशन तो माइनस लायबिलिटी टेकन, हम इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व प्लस शेयर होल्डर्स फंड को छोड़ देंगे और साथ में अगर जनरल रिजर्व है या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कैश फॉर्मेट में होता है तो हम नेट पेमेंट में इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी करेंगे। जैसे डिबेंचर्स करेंगे, हम लोन का कर सकते हैं, ट्रेड पेबल कर सकते हैं। तो लायबिलिटी हमारे पास है यहाँ 30,000 ए लिमिटेड की। तो ये जो हमारा परचेज कॉन्सिडरेशन आया या क्या 2,20,000, इसी तरीके से हम बी लिमिट निकालेंगे। टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स 2,40,000 माइनस 66,000, तो इनका जो हो गया 1,80,000 परचेज कॉन्सिडरेशन। तो परचेज कॉन्सिडरेशन निकालने के लिए हम टोटल एसेट से लायबिलिटी माइनस करते हैं, एक परचेज कॉन्सिडरेशन हमारा आता है जो ट्रांसफर कंपनी को या मर्ज कंपनी को दी जाती है।